हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है, हमारे पास यहाँ पे डॉट नेट ब्लेज़र की लेक्चर सीरीज चल रही है और आज के इस लेक्चर के अंदर हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। भाई आप सब ने बचपन में या जवानी में इंजेक्शन तो ज़रूर लगवाया होगा, लेकिन ये जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन का कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसके अंदर हम अपने जो हमारे पास ब्लेज़र के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें हम किसी चीज़ को इंजेक्ट करने की बात कर रहे हैं। जिस तरह रियल लाइफ में इंजेक्शन हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, इंजेक्ट किया जाता है बाजू पे या फिर कहीं और, यू नो व्हाट आई मीन। तो सेम उसी तरह ब्लेज़र के अंदर यहाँ पे कंपोनेंट्स के अंदर हम कोई चीज़ को इंजेक्ट करने की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को डीप में समझते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट कंप्लीट समझ में आए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, डिपेंडेंसी इंजेक्शन इन ब्लेज़र। भाई देखो, डिपेंडेंसी इंजेक्शन सिर्फ ब्लेज़र का नहीं, अगर आप सी शार्प की बात करते हो, ASP.NET कोर की बात करते हो, उसका भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तकरीबन सेम होता है, बस समझ लो थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन का डिफरेंस आता है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपके पास ये तकरीबन सेम रहता है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं और इसको समझते हैं कि क्या होता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं। तो यहां पे देखो, डिपेंडेंसी इंजेक्शन DI, ठीक है, शॉर्ट में इसको DI भी कहा जाता है, इज वन ऑफ द कोर फीचर्स ऑफ ASP.NET कोर एंड ब्लेज़र। कोर फीचर्स मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है, चाहे आप ASP.NEट कोर की बात करो या ब्लेज़र की बात करो। दोनों की बैक एंड लैंग्वेज सी शार्प होती है, तो सी शार्प का भी ये एक कोर फीचर कहलाता है। और भाई इसको डिज़ाइन पैटर्न भी कहा जाता है। अगर आपने सी शार्प के अंदर डिज़ाइन पैटर्न्स पढ़े हों तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन को भी एक तरह का डिज़ाइन पैटर्न ही माना जाता है, ठीक है। फिर यहां पे देखो सेकंड पॉइंट, अब देखो ये है इसकी डेफिनेशन के डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता क्या है, इसको यूज क्यों करते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखो, इट हेल्प्स योर एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली प्रोवाइड रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट्स, जिनको हम यहां पे ब्लेज़र की लैंग्वेज में सर्विसेज कहेंगे, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग देम मैनुअली। भाई देखो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, गौर से समझना। भाई देखो, यहां पे कह रहा है कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन आपको क्या चीज प्रोवाइड करती है, किस चीज में हेल्प करती है, कि भाई आपकी एप्लीकेशन को जो ऑब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं ना, मतलब फॉर एग्जांपल कोई क्लास है, ठीक है, कोई क्लास है, मुझे उसके ऑब्जेक्ट्स की नीड है, तो उन ऑब्जेक्ट्स को बेसिकली मैं क्या कह रहा हूं, सर्विसेज। तो वो जो सर्विसेज ऑब्जेक्ट्स की नीड है वो हम मैनुअली क्रिएट नहीं करते, मतलब ऑब्जेक्ट्स हम अपने कंपोनेंट्स के अंदर मैनुअली क्रिएट नहीं करते, बल्कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या करता है, हमें ऑटोमेटिकली वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं, सर्विसेज है, वो हमारे कंपोनेंट्स के अंदर हमें प्रोवाइड करता है। जिस तरह भाई देखो, आपने क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। आप क्लास बनाते हो, ठीक है, या फिर कोई बिल्ट इन क्लास यूज करते हो, और जब भी उसको यूज करना होता है तो उसका ऑब्जेक्ट बनाते हो। तो ऑब्जेक्ट हम मैनुअली बनाते हैं ना, लेकिन यहां पे मैनुअली ऑब्जेक्ट बनाने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या करता है, वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, उनको ऑटोमेटिकली आपके कंपोनेंट्स के अंदर इंजेक्ट करवाता है। क्योंकि वो जो क्लासेस हैं, वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, उनके ऊपर हमारी एप्लीकेशन डिपेंडेंट होती है। तो उन्हीं डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स को ऑटोमेटिक तरीके से अगर हमें अपनी एप्लीकेशन के अंदर इंजेक्ट करवाना है, तो उस कॉन्सेप्ट के लिए हम यूज करते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है डिपेंडेंसी इंजेक्शन का, ठीक है। कुछ और चीजें मैं यहां पे बताऊंगा, आगे आ जाओ। देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन, सिंपल वर्ड्स के अंदर यहां पे समझाया जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले डिपेंडेंसी क्या होती है, देखो, समथिंग अ क्लास नीड्स टू वर्क, ठीक है। और इंजेक्शन को यहां पे क्या कह रहा है, प्रोवाइडिंग दैट थिंग ऑटोमेटिकली। फॉर एग्जांपल, हमारी एप्लीकेशन को एक क्लास की नीड है, क्लास मतलब कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई सर्विसेज हो सकती हैं, ठीक है, उसकी नीड है। क्योंकि मैं यहां पे क्या कह रहा हूं, याद रखना, ऑब्जेक्ट्स को ही मैं यहां पे सर्विसेज कह रहा हूं, और ऑब्जेक्ट्स हमेशा क्लासेस से क्रिएट किए जाते हैं, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो यहां पे कह रहा है कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स, ऐसी सर्विसेज जो कि हमारी एप्लीकेशन को जिसकी नीड है, ठीक है, वो हमें ऑटोमेटिक प्रोवाइड करके कौन देता है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। मतलब इसमें डिपेंडेंसी का मतलब एक ऐसी क्लास, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी एप्लीकेशन को नीड है, और इंजेक्शन में क्या होता है कि वो चीज ऑटोमेटिकली उस कंपोनेंट को प्रोवाइड की जाती है, एप्लीकेशन को प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। फिर यहां पे देखो,
विदाउट DI, ठीक है, मतलब अगर हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर डिपेंडेंसी इंजेक्शन को यूज नहीं करते तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, यहां पे देखो, अ कंपोनेंट क्रिएट्स इट्स ओन सर्विस। मतलब अगर हम DI को यूज नहीं करते तो कंपोनेंट्स को अपनी सर्विस का ऑब्जेक्ट खुद से क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है, मतलब अपनी क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो खुद से क्रिएट करना पड़ता है। किस तरह से, यहां पे देखो, इसी तरह से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, न्यू का कीवर्ड यूज करके किसी भी क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं और फिर उस ऑब्जेक्ट को किसी वेरिएबल के अंदर, रेफरेंस वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं और फिर उस वेरिएबल को हम आगे जाके यूज करते हैं, ठीक है। तो ये काम हमें DI के अंदर करने की जरूरत नहीं है। तभी यहां पे क्या बता रहा है कि अगर आप DI यूज नहीं करते तब आप इस तरह का काम करते हो, ठीक हो गया। तो भाई देखो, अब इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन का, जिसके अंदर मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा सिंपल एग्जांपल से डिपेंडेंसी इंजेक्शन का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाए, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे, ठीक है, वो स्टेप्स का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब डिपेंडेंसी इंजेक्शन का जो आर्किटेक्चर है, ठीक है, उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमारे पास क्या होता है इस आर्किटेक्चर के अंदर, ठीक है, इसको समझना है। देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक सर्विस क्रिएट करते हैं। सर्विस मतलब एक क्लास क्रिएट करते हैं और फिर उस क्लास को हम रजिस्टर करवाते हैं प्रोग्राम डॉट CS का। हमारे पास एक क्लास होती है ना हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, ब्लेजर प्रोजेक्ट के अंदर, तो उसके अंदर हम अपनी क्लास को, देखो क्लास को ही मैं कह रहा हूं यहां पे सर्विस, क्लास को भी आप सर्विस कह सकते हो, उसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको भी आप सर्विस कह सकते हो, ठीक है। तो हमने एक क्लास बनाई और फिर उस क्लास को, सर्विस को हमने रजिस्टर किया कहां पे, प्रोग्राम डॉट CS के अंदर, ठीक है। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। उसके बाद ये जो हमने सर्विस रजिस्टर की है, ठीक है, हमारे पास डिपेंडेंसी इंजेक्शन का एक कंटेनर होता है, ठीक है, जिसके अंदर वो सारी सर्विसेज को स्टोर करता है, ठीक है। तो जब हम ये स्टेप करेंगे ना, मतलब प्रोग्राम डॉट CS के अंदर अपनी सर्विस को रजिस्टर करेंगे, तो DI कंटेनर क्या करेगा, उस सर्विस को अपने पास एक कंटेनर के अंदर स्टोर कर लेगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पे देखो, फिर यहां पे ब्लेजर कंपोनेंट, आपको पता है ना हमारी एप्लीकेशन के अंदर, ब्लेजर ऐप के अंदर सारे कंपोनेंट्स के साथ मिलके काम हो रहा होता है। तो कोई ना कोई कंपोनेंट क्या करेगा, उस सर्विस को रिक्वेस्ट करेगा। मतलब एक कंपोनेंट है, उसे फॉर एग्जांपल कोई एक सर्विस चाहिए, अब वो सर्विस हमारे प्रोग्राम डॉट CS में रजिस्टर हुई हुई है, मतलब DI कंटेनर के अंदर वो सर्विस पहले से स्टोर है। तो जो भी कंपोनेंट है उसको वो जो सर्विस चाहिए तो वो डायरेक्टली उसे अपने कंपोनेंट में इंजेक्ट कर लेगा। मतलब उसे ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है मैनुअली, ठीक है, जस्ट वो डायरेक्ट उसको रिक्वेस्ट करेगा और उस सर्विस को, उस ऑब्जेक्ट को अपने कंपोनेंट के अंदर क्या कर लेगा, इंजेक्ट कर लेगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। और फिर उसके बाद सबसे लास्ट में वही बात जो मैंने अभी बताई, जो कंपोनेंट उस सर्विस को रिक्वेस्ट करेगा वो सर्विस ऑटोमेटिकली उस कंपोनेंट के अंदर क्या हो जाएगी, इंजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो आर्किटेक्चर है, ये जो फ्लो है, ये आपने अपने माइंड में रखना है इसके प्रैक्टिकल के ऊपर आने से पहले, ठीक है। तो अब देखो, स्टेप बाय स्टेप यहां पे चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले स्टेप पे हमने क्या करना है, यहां पे देखो, हमें एक सर्विस क्रिएट करनी है। सर्विस क्रिएट करने के बाद हमें उस सर्विस को रजिस्टर करना है प्रोग्राम डॉट CS क्लास के अंदर, जो कि एक फाइल पहले से मौजूद होती है, और फिर उसे इंजेक्ट करवाना है अपने किसी भी कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना पहला स्टेप यहां पे करते हैं, जिसके अंदर हमें अपनी सर्विस क्रिएट करनी है, ठीक है। तो उसके लिए हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो में, ठीक है। देखो, हम अपने विजुअल स्टूडियो में आ गए और इसी प्रोजेक्ट के अंदर हम काम कर रहे हैं ना, माय सेकंड ब्लेजर ऐप। तो इसके अंदर अब देखो, सबसे पहले हमें एक सर्विस क्रिएट करनी है, लेकिन याद रखना सर्विस मैंने क्या बताया, एक क्लास होती है। तो जितनी भी आप सर्विसेज क्रिएट करते हो ना, उसके लिए आपको एक सेपरेट फोल्डर बनाना होता है आपके इस रूट डायरेक्टरी के अंदर, मतलब इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो देखो, ये जो हमारे प्रोजेक्ट का नाम है माय सेकंड ब्लेजर ऐप, आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, फिर ऐड पे जाना है और यहाँ पे सबसे पहले आपने एक न्यू फोल्डर लेना है, ठीक है। न्यू फोल्डर पे क्लिक करो, इसका नाम क्या रखना है आपने, यहाँ पे देखो सर्विसेज, ठीक है, सर्विसेज। देखो यहाँ पे मैंने इसका नाम रखा और अब इसके अंदर मैं एक क्लास ऐड करूंगा, एक सर्विस ऐड करूंगा, ठीक है। राइट क्लिक करते हैं, ऐड पे जाते हैं और यहाँ पे देखो क्लास, ठीक है। और अब देखो, इस क्लास का नाम रखना है, तो इस क्लास का नाम, मतलब एक बहुत ज्यादा सिंपल क्लास मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, जिसको मैं कह देता हूँ ग्रीटिंग सर्विस, ठीक है। मतलब देखो, ये एक ऐसी क्लास होगी जो आपको ग्रीट करेगी। ग्रीट मतलब एक सिंपल सा आपको मैसेज डिस्प्ले करवाएगी, जिस तरह हेलो टाइप का होता है ना, ठीक है, उस तरह का ये मैसेज ये वाली क्लास आपको डिस्प्ले करवाएगी, ठीक है। तो देखो, ग्रीटिंग सर्विस मैंने अपनी सर्विस का नाम रखा, ठीक है। ऐड करते हैं, देख रहे हो, ये सिंपल C# की एक क्लास है, ठीक है, जो आपने C# के अंदर पढ़ा होगा, ठीक है, वैसी ही सिंपल सी क्लास है, ठीक है। देखो, ये हमारे पास एक बाय डिफॉल्ट क्लास आ चुकी है, ठीक है।
और अब इसके अंदर मैं एक मेथड यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, ठीक है। पब्लिक, उसका हम यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर रख लेते हैं, और उसके बाद इसकी रिटर्न टाइप मैं यहाँ पे रख रहा हूँ स्ट्रिंग, मतलब ये मेथड स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, और इस मेथड का मैं नाम यहाँ पे रख रहा हूँ गेट मैसेज, ठीक है। सही है। देखो अभी एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने इस मेथड की रिटर्न टाइप स्ट्रिंग रखी है, लेकिन अभी तक मैंने यहाँ पे कोई स्ट्रिंग रिटर्न नहीं करवाया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं कहता हूँ रिटर्न, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ एक मैसेज पास कर देता हूँ सिंपल सा, हेलो फ्रॉम डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ठीक हो गया। मतलब देखो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सी क्लास क्रिएट की, सर्विस क्रिएट की, जिसके अंदर मैंने एक सिंपल सा मेथड बनाया, और इस मेथड को जब हम कॉल करेंगे तो ये क्या करेगा, हमें एक सिंपल सा मैसेज डिस्प्ले करवाएगा, दैट्स इट। मतलब कोई हाई फाई कोडिंग में नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा जो आज मकसद है वो आपको डिपेंडेंसी इंजेक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, ठीक है। सही, तो देखो ये हमारी सर्विस क्रिएट हो गई, ठीक है। आप चाहो तो किसी भी किस्म की सर्विस यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, जिसको आप अपने कंपोनेंट्स में बार बार यूज करना चाह रहे हो, ठीक है। क्योंकि देखो सर्विस बनाने का कॉन्सेप्ट ही यही होता है कि आपने एक सर्विस बना के रख ली, और उस सर्विस को ऑटोमेटिकली आप अपने डिफरेंट ब्लेजर कंपोनेंट्स के अंदर क्या करोगे, इंजेक्ट करोगे, ठीक है। तो देखो ये हमारा पहला स्टेप यहाँ पे हो चुका है। फिर देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, देखो रजिस्टर सर्विस इन प्रोग्राम डॉट सी एस। प्रोग्राम डॉट सी एस की क्लास के अंदर हमने क्या करना है, अपनी इस सर्विस को जो अभी हमने क्रिएट किया उसको रजिस्टर करना है। किस तरह से, यहाँ पे देखो राइट साइड पे आ जाओ, यहाँ पे देखो आपको सबसे एंड में प्रोग्राम डॉट सी एस के नाम से क्लास नजर आ रही होगी, आपने इसको ओपन करना है। ये देखो ये यहाँ पे सर्विसेज रजिस्टर हुई हुई हैं, देख रहे हो। इसके कमेंट में क्या लिखा है, ऐड सर्विसेज टू द कंटेनर। तो आपने क्या करना है, इसी के नीचे यहां पे क्या करना है, आपने अपनी वो जो सर्विस क्रिएट की है उसको रजिस्टर करना है। मतलब देखो ये जो लाइन है ना, जहां पे हमारी ये एप्लीकेशन बिल्ड हो रही है, इससे पहले पहले आपने अपनी सर्विस को रजिस्टर करना है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहां पे देखो बिल्डर, ठीक है। सबसे पहले बिल्डर, ये बिल्डर क्या है, यहां पे देखो ये टॉप पे हमारे पास देखो इस एप्लीकेशन का जिसपे हम काम कर रहे हैं उसका समझ लो एक तरह से इंस्टेंस क्रिएट हुआ है, और उसी इंस्टेंस को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो बिल्डर डॉट सर्विसेज की यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है, इसको यूज करेंगे, और यहाँ पे देखो मैं यूज करूंगा एड स्कोप्ड, ठीक है। एड स्कोप्ड यहाँ पे मैं यूज करूंगा, और इसके अंदर मैं अपना जो हमने सर्विस बनाई है उसका नाम यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। इस तरह से ये देखो ग्रीटिंग सर्विस, और उसके बाद इस तरह से आपने पेरेंथीसिस लगा के इसको यहाँ पे रजिस्टर करवाना है। मतलब यहाँ पे देखो ये जो लाइन है, इस लाइन की मदद से हमने क्या किया, हमने अपनी सर्विस को प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर रजिस्टर कर लिया। क्योंकि देखो जब तक आप अपनी सर्विस को रजिस्टर नहीं करोगे ना, आपकी ब्लेजर एप्लीकेशन को नहीं पता चलेगा कि कौन सी सर्विस है और उसको आप कहां पे इंजेक्ट करना चाह रहे हो, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या बताया, सर्विसेज ऑटोमेटिकली इंजेक्ट होंगी, तो ऑटोमेटिकली इंजेक्ट करवाने के लिए आपको यहां पे रजिस्टर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और भाई देखो यहां पे मैंने ऐड स्कोप क्यों यूज किया है, इसकी एक वजह है जो कि मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। क्योंकि देखो हम यहाँ पे तीन तरीके से अपनी सर्विसेज को क्या कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। एक तो ये है कि हम ये ऐड स्कोप्ड, ये जो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है ऐड स्कोप्ड का, ये अभी हम यूज कर रहे हैं। बाकी दो और किस तरह से यूज कर सकते हैं देखो वो भी मैं आपको बता देता हूं, लेकिन उसको डिस्कस करेंगे हम बाद में, ठीक है। यहाँ पे देखो ये ऐड स्कोप्ड है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे ऐड सिंगलटन, ठीक है ये, ठीक है। इस तरह से भी आप रजिस्टर करवा सकते हो। और एक और होता है हमारे पास यहाँ पे जिसको हम कहते हैं ये ऐड ट्रांजिएंट, ठीक है। मतलब इन तीनों तरीकों को यूज करके आप अपनी सर्विस को रजिस्टर करवा सकते हो। लेकिन याद रखना ये जो मैंने ऐड स्कोप, ऐड सिंगलटन, ऐड ट्रांजिएंट मैंने यहाँ पे यूज किया है ना, समझ लो ये हमारा ये जो सर्विस है उसकी लाइफ टाइम होती है। मतलब जो हमारी सर्विसेज होती हैं, उनके जो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास यहाँ पे ऑटोमेटिक क्रिएट होते हैं, उनकी लाइफ टाइम यहाँ पे डिसाइड होती है, ठीक है। लेकिन अभी हम उस चीज के ऊपर नहीं जा रहे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं सिर्फ इसको यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ऐड स्कोप को यूज करके मैं अपनी सर्विस को रजिस्टर करवा रहा हूँ, ठीक है। इसको अलग से एक लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारी ये सर्विस क्या हो चुकी है, रजिस्टर हो चुकी है, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप नंबर 3। उसके अंदर क्या करना है, आप देखो अपनी सर्विस को इंजेक्ट करना है ब्लेजर के किसी भी कंपोनेंट के अंदर। आप चाहो तो सिंगल कंपोनेंट के अंदर सर्विस को इंजेक्ट कर लो, या फिर मल्टीपल कंपोनेंट्स के अंदर भी आप अपनी सर्विस को इंजेक्ट कर सकते हो, मतलब बार बार रीयूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पे आ जाओ, ठीक है। तो भाई देखो इस सर्विस को मतलब इंजेक्ट करवाऊंगा मैं अपने कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। तो वो मैं कंपोनेंट्स क्रिएट कर लेता हूं। यहाँ पे देखो कंपोनेंट्स का फोल्डर है, इसको एक्सपैंड करते हैं। इसके अंदर पेजेस का फोल्डर है, इसको एक्सपैंड करते हैं। देखो इसके अंदर पहले से कुछ कंपोनेंट्स यहाँ पे क्रिएट हुए हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दो कंपोनेंट्स क्रिएट करता हूँ, ठीक है।
सबसे पहले पेजेस के ऊपर राइट क्लिक करना है, ऐड पे जाना है, रेजर कंपोनेंट, ठीक है। और यहाँ पे देखो मैं इसका नाम यहाँ पे रखता हूँ माई कॉम्पोनेंट 1, ठीक है। देखो माई कॉम्पोनेंट 1 यहाँ पे मैंने इसका नाम रखा, ठीक है। इसी को हम यहाँ से कॉपी करते हैं, ठीक है, ऐड करते हैं। देखो ये माई कॉम्पोनेंट 1 यहाँ पे ऐड हो चुका है। देखो लिस्ट में भी राइट साइड पे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। अब एक और मैं यहाँ पे इसी पेजेस के फोल्डर के अंदर एक और कंपोनेंट ऐड करता हूँ, ठीक है, रेजर कंपोनेंट। और यहाँ पे मैं इसका नाम रखता हूँ माई कॉम्पोनेंट 2, देख रहे हो, ठीक है। और अब यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं, तो ये देखो माई कॉम्पोनेंट 2 और माई कॉम्पोनेंट 1 यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले माई कॉम्पोनेंट 1 के अंदर अपनी ये जो मैंने सर्विस बनाई है, ठीक है, जिसको मैंने रजिस्टर किया था program.cs के अंदर, उसको मैं यहाँ पे इंजेक्ट करवाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो इंजेक्ट करवाने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे इंजेक्ट की यहाँ पे एक डायरेक्टिव यूज करनी है। और उसके बाद आपकी वो जो सर्विस है उसका नाम, हमने अपनी सर्विस का नाम क्या रखा था, यहाँ पे देखो ग्रीटिंग सर्विस, ठीक है। राइट साइड पे देख लो, आपको नजर आ रहा होगा सर्विसेज का फोल्डर है और उसके अंदर ग्रीटिंग सर्विस के नाम से हमारी ये सर्विस है, क्लास है, ठीक है। और यहाँ पे देखो इसकी मैं प्रॉपर्टी का नाम, ठीक है, यहाँ पे मैं रख लेता हूँ ग्रीटिंग, ठीक है। लेकिन अभी देखो यहाँ पे एरर आ रहा है, देख रहे हो, ग्रीटिंग सर्विस के नीचे यहाँ पे एरर आ रहा है, क्योंकि अभी हमारी एप्लीकेशन ये फाइंड आउट नहीं कर पा रही कि जो ग्रीटिंग सर्विस की जो सर्विस है, क्लास है, ये कहाँ पे मौजूद है। ये देखो हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर सर्विसेज का फोल्डर है, उसके अंदर ये क्लास मौजूद है, तो इसका नेम स्पेस हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या करो, ग्रीटिंग सर्विस है ना, इसके ऊपर माउस लेके जाओ, नीचे देखो बल्ब का आइकन नजर आ रहा है क्रॉस, इसके नीचे एक ड्रॉप डाउन बटन है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। और देखो ये वाली जो लाइन आपको नजर आ रही है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो जैसे क्लिक करोगे ये देखो इसका ये जो नेम स्पेस था, ठीक है, जिसके अंदर ये वाली सर्विस, ये वाली क्लास मौजूद है, वो नेम स्पेस यहाँ पे टॉप पे ऐड हो गया। और जैसे ही ऐड हुआ देखो हमारे पास यहाँ पे ये एरर चला गया। तो इसका मतलब हमने सक्सेसफुली अपनी ये जो ग्रीटिंग सर्विस है, ठीक है, उसको यहाँ पे इंजेक्ट कर लिया। अब इसको यूज कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे आता हूँ मैं, यहाँ पे एक S2 बनाता हूँ, ठीक है। और उसके अंदर यहाँ पे देखो ये जो ग्रीटिंग के नाम से मैंने प्रॉपर्टी बनाई है ना, और ये प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी क्लास की है, कौन सी सर्विस की है, ग्रीटिंग सर्विस, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे यूज करूंगा, शुरू में @ लगाना है और उसके बाद ये ग्रीटिंग सर्विस है। और इस सर्विस के अंदर मैंने एक मेथड बनाया था, आपको याद होगा, गेट मैसेज, ठीक है। और ये मैसेज मतलब ये जो गेट मैसेज वाला मेथड था, ये क्या कर रहा था, अगर मैं आपको सर्विस दिखाऊं अपनी, ये देखो मैं इस मेथड को यहाँ पे कॉल कर रहा हूं और ये मेथड हमें ये वाला मैसेज रिटर्न करवा के देगा, ठीक है। तो माई कॉम्पोनेंट 1 के अंदर चलते हैं। सही, देखो कुछ भी नहीं किया, सिंपल मैंने यहाँ पे अपनी सर्विस को इंजेक्ट किया, उसकी एक प्रॉपर्टी बनाई और उस प्रॉपर्टी के थ्रू अपने मेथड को यहाँ पे मैंने कॉल कर लिया। मतलब कहीं भी मैंने यहाँ पे अपना वो जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सर्विस का, वो कहीं भी मैंने मैनुअली क्रिएट नहीं किया, ठीक है। तो देखो अब इस पेज को रन करते हैं, लेकिन रन करने से पहले मैंने आपको बताया था कि हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, इसका राउट डिफाइन करना पड़ता है, पेज, ठीक है। और मैं कहता हूँ यहाँ पे माई कॉम्प 1, ठीक है। मतलब जब मैं ये URL अपने ब्राउजर में एंटर करूंगा तो ये वाला पेज हमें नजर आ जाएगा और इसके अंदर ये सर्विस हमारी क्या हो जाएगी, कॉल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ, इसका रिजल्ट देखते हैं। तो ये देखो हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। और भाई देखो हमने लास्ट क्लास में वर्किंग विद लेआउट्स का कॉन्सेप्ट कवर किया था, मतलब मास्टर पेज का कॉन्सेप्ट कवर किया था। उसके अंदर हमने ये एक लेआउट डिफाइन किया था, मास्टर लेआउट, ठीक है। तभी हमारे पास ये वाला लेआउट यूज हो रहा है, वरना बाय डिफॉल्ट कौन सा लेआउट होता है जिसके अंदर लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या हो रही होती है, एक साइड बार आ रही होती है ब्लैक कलर की और टॉप पे एक नेविगेशन बार आ रही होती है, ठीक है। तो चलो उसी को मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने बताया था उसके लिए आपने कहाँ पे जाना है, ये routes.razor के अंदर जाना है, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पे देखो ये लेआउट नजर आ रहा है, माई लेआउट, ये हमने जो लास्ट क्लास में क्रिएट किया था वो यूज हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो इसका बाय डिफॉल्ट लेआउट होता है हम वही यूज कर लेते हैं, जिसका क्या नाम है, मेन लेआउट, जो कि कहाँ पे बना हुआ है, ये देखो लेआउट के फोल्डर के अंदर ये वाला बाय डिफॉल्ट होता है। और ये माई लेआउट हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बनाया था, ठीक है। तो अगर किसी ने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, मैं रिकमेंड करूंगा कि वो वाली वीडियो भी आप लाजमी देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो माई कॉम्पोनेंट को मैं दोबारा रन करता हूँ, तो ये देखो हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है, ठीक है। और अब हम चलते हैं अपने उसी कॉम्पोनेंट में जिसका हमने URL क्या सेट किया था टॉप पे, माई कॉम्प 1, ठीक है। इसको यहाँ पे आके एंटर करता हूँ, तो ये देखो ये नजर आ रहा है, हेलो फ्रॉम डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ये कहाँ से आ रहा है, जो हमने सर्विस क्रिएट की थी उसके अंदर मेथड क्रिएट किया था, फिर उस सर्विस को अपने इस कंपोनेंट में इंजेक्ट किया था, तो उसी की मदद से हमारे पास यहाँ पे ये रिजल्ट हमें मिल रहा है। और ये हमें कैसे मिला, डिपेंडेंसी इंजेक्शन की मदद से मिला, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, वापस आ जाओ, इसको स्टॉप करते हैं। अब देखो यही चीज मुझे यहाँ पे अगर आपने किसी दूसरे कंपोनेंट में इंप्लीमेंट करनी है, ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे देखो
मैं अपने इस सर्विस को इंजेक्ट करूंगा। उसके लिए हमने क्या करना है, इंजेक्ट की डायरेक्टिव, और फिर हमारी जो सर्विस है उसका नाम क्या है, ग्रीटिंग सर्विस, ठीक है। और उसका नाम हम यहाँ पे क्या रख लेंगे, प्रॉपर्टी का ग्रीटिंग, ठीक है। और उसके बाद मैंने बताया था एरर आएगा, तो सबसे पहले जहाँ पे एरर आ रहा है इसको माउस लेके जाओ, ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो और ये वाला जो नेम स्पेस है इसको टॉप पे ऐड कर लो, ताकि हमारी ये सर्विस हमारी एप्लीकेशन आइडेंटिफाई कर ले, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे H2 का टैग यूज करता हूँ, आप कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को यूज करना है, कौन सी, ग्रीटिंग, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी जो हमने यहाँ पे बनाई है। और फिर इसके अंदर कौन सा मेथड था हमारे पास, गेट मैसेज का मेथड था, ये हमने यहाँ पे कॉल कर लिया, ठीक है। और अब इसका भी हम यहाँ पे वो URL सेट कर लेते हैं, पेज, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे इसको मैं कह देता हूँ माई कॉम्प 2, ठीक है। इसके शुरू में यहाँ पे आपने / लगाना है, ठीक है, सही है। तो ये देखो, ये हमने अपने दूसरे कंपोनेंट के अंदर क्या कर लिया, अपनी सर्विस को इंजेक्ट कर लिया। मतलब देखो बिहाइंड द सीन्स क्या होगा कि ऑटोमेटिकली इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और वो हमारे इस कंपोनेंट के अंदर यूज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी हम यहाँ पे रन करके देखते हैं, ठीक है। देखो एप्लीकेशन रन हो चुकी है और URL में हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, माई कॉम्पोनेंट 2, ठीक है, एंटर करते हैं। तो ये देखो, ये माई कॉम्पोनेंट 2 है और इसके अंदर भी हमारी वही सर्विस ऑटोमेटिक इंजेक्ट हो चुकी है। मतलब हमारी एप्लीकेशन इस सर्विस पे डिपेंड करती थी, और डिपेंडेंसी इंजेक्शन के अंदर क्या होता है कि उस सर्विस को हमने ऑटोमेटिक अपने कंपोनेंट के अंदर क्या कर लिया, इंजेक्ट कर लिया। भाई देखो, ये तो एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल मैंने आपको बताई है ना। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी बताऊंगा जो कि रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, ठीक है। लेकिन भाई यहाँ पे देखो एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं इसको स्टॉप करता हूँ, ठीक है, और अपने माई कंपोनेंट 1 में चलते हैं। भाई देखो, ये जो मैंने अभी सर्विस इंजेक्ट की है ना, ये एक तरीका है, इसका एक दूसरा तरीका भी है सर्विस को इंजेक्ट करने का। और वो दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे देखो, ये जो इंजेक्ट वाली लाइन है इसको मैं यहाँ से कमेंट आउट कर रहा हूँ, ठीक है। और ये वाली लाइन, ठीक है, ये भी मैं यहाँ से कमेंट आउट कर रहा हूँ। और देखो ये वाली लाइन मैंने यहाँ पे रहने दी, नेम स्पेस की लाइन, क्योंकि जो भी हम सर्विस यूज कर रहे हैं वो इसी नेम स्पेस के अंदर, मतलब इसी सर्विसेज के फोल्डर के अंदर मौजूद है, ठीक है, ठीक है। तो देखो दूसरा जो तरीका है सर्विस को इंजेक्ट करने का, उसके लिए यहाँ पे देखो, ये जो कोडिंग वाला पार्ट है ना, रेजर सिंटेक्स वाला, मैं इसके कोड ब्लॉक के अंदर चलता हूँ और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, ठीक है। इस वेरिएबल को अभी मैं यूज करूंगा, ठीक है। इस वेरिएबल का नाम मैंने यहाँ पे रखा मैसेज। और अब देखो, एक तरीका तो ये था ना सर्विस को इंजेक्ट करने का, एक दूसरा तरीका क्या है कि आपने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी क्रिएट करनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी क्रिएट करता हूँ, ठीक है, पब्लिक। और ये प्रॉपर्टी किस टाइप की होगी, इसी टाइप की होगी। ये जो मैंने सर्विस बनाई थी ना, ग्रीटिंग सर्विस, ठीक है, ये बेसिकली एक क्लास है, तो इस क्लास की मैं एक प्रॉपर्टी बना रहा हूँ और इस प्रॉपर्टी का नाम मैं यही रख रहा हूँ जो मैंने पहले रखा था, ग्रीटिंग, ठीक है, सही है। स्पेलिंग ठीक करते हैं इसकी। और प्रॉपर्टी कैसे बनती है आपको पता है, जिसके अंदर हम यहाँ पे गेट और सेट के ये यूज करते हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। आप इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। इसका एक शॉर्टकट है, वो भी मैं बता देता हूँ। PROP लिख के आप टैप करोगे, ठीक है, 2 दफ़ा टैप करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे अपनी सर्विस का नाम देना है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे उस सर्विस की प्रॉपर्टी आपने बनानी है, ठीक है, इस तरह से। और देखो ये जल्दी से आपकी यहाँ पे प्रॉपर्टी क्रिएट हो गई, ठीक है। तो अब इसको हमें इंजेक्ट करना है अपने इस कंपोनेंट के अंदर, तो उसके लिए आपने कुछ भी नहीं करना, टॉप पे, इस प्रॉपर्टी के टॉप पे आपने एक एट्रीब्यूट यूज करना है और उस एट्रीब्यूट का नाम है इंजेक्ट, ठीक है, दैट्स इट, डन। मतलब देखो ये वही काम है जो मैंने यहां पे किया था ना टॉप पे, तो इसी को करने का दूसरा तरीका आपके पास ये है कि आपने एक प्रॉपर्टी बनाई, ठीक है, इस तरह से, और फिर उसके ऊपर ये एट्रीब्यूट लगा दिया इंजेक्ट का, ठीक है। लेकिन अब देखो, अब आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखो हमारे पास एक मेथड होता है, ठीक है, जो कि पहले से बना हुआ है, उसको हमें यहाँ पे ओवरराइड करना है, ठीक है, ठीक है। ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता, मतलब इसकी रिटर्न टाइप वॉइड है, लेकिन इसका नाम क्या है, इसका नाम है ऑन इनिशियलाइज्ड, ठीक है। क्या नाम है, ऑन इनिशियलाइज्ड। मतलब ये मेथड पहले से बना हुआ है, हम इसको ओवरराइड कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया था, टॉप पे आपको नजर आ रहा होगा, मैसेज के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मैसेज के अंदर क्या स्टोर करूंगा देखना, ठीक है। इस मैसेज के अंदर ये जो हमने प्रॉपर्टी बनाई ना ग्रीटिंग, जो कि किस क्लास की है, कौन सी सर्विस की है, ग्रीटिंग सर्विस, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे यूज करूंगा और इसके अंदर मैंने एक मेथड बनाया था ना, आपको याद होगा, गेट मैसेज वाला, ठीक है, जो हमें क्या मैसेज रिटर्न कर रहा था। यहाँ पे देखो, हम इस सर्विस के अंदर चलते हैं, देखो हेलो फ्रॉम डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ठीक है। तो ये जो आपके पास मेथड है, मैंने इसको कॉल किया और इसका जो भी आउटपुट था वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया, मतलब इस मैसेज के वेरिएबल के अंदर। और अब ये वाला जो मैसेज का वेरिएबल है इसको मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, ठीक है। देखो H1 का वेरिएबल मैं यहाँ पे बनाता हूँ, H1 का टैग, और यहाँ पे
यही जो वेरिएबल है इसको मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं, ठीक है, @मैसेज। अब देखो यहां पे एक डिफरेंट चीज जो हमने की है, ये वाला मेथड हमने यूज किया है ऑन इनिशियलाइज्ड। भाई देखो आपकी कोई भी एप्लीकेशन हो ना, ब्लेजर एप्लीकेशन हो या .NET कोर की एप्लीकेशन हो, उसका एक लाइफ साइकिल होता है और उस लाइफ साइकिल के अंदर कुछ मेथड्स होते हैं। तो हमारे पास ब्लेजर ऐप के अंदर यहां पे देखो एक मेथड है ऑन इनिशियलाइज्ड। मतलब जब हमारा ये कंपोनेंट इनिशियलाइज होगा ना, क्रिएट होगा, तब ये मेथड ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, ठीक है, जिसका क्या नाम है ऑन इनिशियलाइज्ड। तो उसको मैंने यहां पे ओवरराइट किया और ओवरराइट करके मैंने बता दिया कि भाई मैंने एक वेरिएबल बनाया है मैसेज, उसके अंदर आपने क्या स्टोर करना है, ये जो हमने सर्विस इंजेक्ट की है ना, इस सर्विस के अंदर एक मेथड बना हुआ है गेट मैसेज, उसका जो भी आउटपुट है वो आप मैसेज के अंदर स्टोर कर दो और फिर उस मैसेज को मैंने यहां पे कॉल कर लिया, ठीक है, देखो यहां पे, ठीक है। तो ये वाला काम यहां पे सिंपल सा हो रहा है। अगर आप ये वाला काम इस तरह से नहीं करना चाह रहे तो पहला तरीका आप यूज कर सकते हो जो कि ये वाला था, ठीक है, इसके अंदर हमने लाइन ऑफ कोड कम किया था। लेकिन भाई देखो ये वाला भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे केसेस में हम ये वाला जो तरीका है वो भी यूज करते हैं अपने रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स के अंदर, ठीक है। तो देखो रिजल्ट आपको यहाँ पे सेम मिलेगा, कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। देखो माई कंपोनेंट 1 के अंदर मैंने ये वाला तरीका यूज किया, माई कंपोनेंट 2 के अंदर मैंने ये वाला तरीका यूज किया, दोनों तरीके यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से काम करेंगे, ठीक है। तो माई कंपोनेंट 1 के अंदर ये जो मैंने दूसरा तरीका यूज किया है, इसको रन करते हैं, इसका रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखो एप्लीकेशन हमारी यहाँ पे रन हो चुकी है, ठीक है। हम अपना वही माई कंपोनेंट का जो URL था वो यहाँ पे हम एंटर करते हैं, माई कंपोनेंट 1, ठीक है, एंटर करते हैं। तो ये देखो अभी भी सेम रिजल्ट आ रहा है, हेलो फ्रॉम डिपेंडेंसी इंजेक्शन। अच्छा अब हम इस के अंदर कुछ चेंजिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो मेरी सर्विस है इसके अंदर मैं यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ईद मुबारक, क्योंकि आज ईद का फर्स्ट डे है और आप डेडिकेशन चेक करो कि मैं आप लोगों के लिए ईद का दिन, क्योंकि छुट्टी का दिन है वरना मैं वर्किंग डेज में बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए, तो ईद के दिन मैं आपके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। देखो ईद मुबारक यहाँ पे लिखा, ठीक है, इसको सेव किया और यहाँ पे देखो हॉट रीलोड का मैंने एक ऑप्शन आपको दिखाया था, आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। तो ये देखो हमें रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ी और ऑटोमेटिक यहाँ पे देखो ईद मुबारक भी आपके पास लिखा हुआ आ गया, ठीक है। इसका मतलब बिल्कुल सही तरह से हमने ये जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सही तरीके से सक्सेसफुल तरीके से इंप्लीमेंट कर लिया है, ठीक है। अब आगे आ जाओ, ठीक है। देखो ये तीनों स्टेप हमने परफॉर्म कर लिए हैं। अब आगे देखो स्टेप नंबर 1 के अंदर हमने क्या किया था, यहाँ पे देखो एक फोल्डर क्रिएट किया था अपने प्रोजेक्ट के अंदर, रूट प्रोजेक्ट के अंदर सर्विसेज के नाम से, और फिर उसके अंदर हमने एक ग्रीटिंग सर्विस के नाम से क्या बनाई थी, एक क्लास बनाई थी जिसको मैं सर्विस कह रहा था और उसी सर्विस को हमने इंजेक्ट करवाया था। फिर उसके बाद ये भी पॉइंट मैंने बताया था कि याद रखना कि सर्विस बेसिकली क्या होती है, क्लास होती है जिसका ऑब्जेक्ट हम यूज करते हैं अपने कंपोनेंट्स के अंदर, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो दिस सर्विस प्रोवाइड्स डेटा, मतलब ये जो हम क्लास बनाते हैं ना उसी के अंदर देखो हमने एक मेथड बनाया था ना गेट मैसेज का, तो वही बेसिकली डेटा था। मतलब सर्विस ही क्या करती है, हमारे कंपोनेंट्स को डेटा प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 2 के अंदर हमने अपनी सर्विस को रजिस्टर किया था program.cs के अंदर, ठीक है। देखो मैंने बताया था कि program.cs के नाम से एक फाइल होती है आपके हर ब्लेजर के प्रोजेक्ट के अंदर, और वो कहाँ पे देखने को मिलेगी, आपकी जितनी भी फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं उसके सबसे एंड में, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाओ स्टेप नंबर 3, इंजेक्ट सर्विस इनटू कंपोनेंट, ठीक है। मैंने एक पॉइंट आपको यहाँ पे बताया था कि आप जो अपनी सर्विस होती है उसको किसी भी ब्लेजर कंपोनेंट के अंदर इंजेक्ट कर सकते हो और बार बार रीयूज भी कर सकते हो अलग अलग कंपोनेंट्स के अंदर, ठीक है। तो ये तीनों स्टेप्स मैंने आपको करके दिखाया। अब देखो वाई डिपेंडेंसी इंजेक्शन इज इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट है क्यों, उसकी वजह क्या है। यहाँ पे देखो डिफरेंशिएट यहाँ पे किया हुआ है, विदाउट DI मतलब विदाउट डिपेंडेंसी इंजेक्शन और विद डिपेंडेंसी इंजेक्शन। मतलब यहाँ पे देखो अगर आप डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज नहीं करते तो आपको हार्ड कोडिंग करनी पड़ेगी। हार्ड कोडिंग का मतलब मैनुअली बहुत सारी कोडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन DI के अंदर वो चीज फ्लेक्सिबल हो जाती है जिसके अंदर आपको मैनुअली नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक सारा ये काम हो जाता है। फिर देखो डिफिकल्ट टेस्टिंग, मतलब टेस्टिंग करना इसके लिए यहाँ पे मुश्किल होता है, लेकिन DI के अंदर इजीली आप इसको टेस्टिंग कर सकते हो डीबग वगैरह करके, ठीक है। फिर देखो टाइट कपलिंग लूज कपलिंग का कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ा हुआ है तो यहाँ पे आप ये चीज समझ रहे होगे कि DI को यूज नहीं करते तो वहां पे टाइट कपलिंग होती है। टाइट कपलिंग में क्या होता है कि अगर हम किसी एक जगह पे कोई भी चेंजिंग करते हैं तो हमें सारे ऑब्जेक्ट्स के अंदर, सारे जगहों के अंदर उसको चेंज करना पड़ता है। और फिर देखो DI के साथ क्या होता है, लूज कपलिंग होती है।
ठीक है, तो टाइट और लूज कपलिंग का अगर आपको कॉन्सेप्ट है तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा, वरना इसको भी एक दफा देख लेना। ठीक है, फिर देखो विदाउट डीआई डुप्लीकेट कोड हमारा बहुत सारा होता है, क्योंकि हमें बार बार ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने पड़ते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर। लेकिन यहां पे हम क्या करते हैं, उसी सर्विस को बार बार रीयूज करते हैं। मतलब हमारी वो जो हार्ड कोडिंग जो होती है ना, वो यहाँ पे खत्म हो जाती है, मतलब मैनुअल कोड करने से हम बच जाते हैं। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब देखो रियल यूजेस ऑफ डीआई इन ब्लेजर। देखो यहां से आपको पता चलेगा डिपेंडेंसी इंजेक्शन की पावर। मतलब ये इतना तगड़ा कॉन्सेप्ट है कि आप इसको बड़े बड़े जो एप्लीकेशन आप बना रहे होते हो ना ब्लेजर के अंदर, जिसके अंदर आप डेटाबेस यूज करते हो, एपीआईज यूज करते हो, तो बहुत सारी जगहों पे ये कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। ठीक है, जिस तरह यहां पे देखो डीआई इज यूज्ड फॉर डेटाबेस एक्सेस। आपने ASP.NET MVC या ASP.NET Core पढ़ी हुई है, तो वहां पे हम DB कॉन्टेक्स्ट का एक कॉन्सेप्ट यूज करते थे, तो वहां पे भी हम ये DI का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मतलब भाई देखो, आप सबको पता है कि कोई भी एप्लीकेशन हो ब्लेजर के अंदर आप बना रहे हो, उसके अंदर डेटाबेस का कॉन्सेप्ट तो लाजमी ही यूज होता है। तो डेटाबेस को इंप्लीमेंट करने के लिए आप DI का यूज करते हो, तो इसलिए DI भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो एपीआई कॉलिंग सर्विसेज। ठीक है, मतलब ऐसी सर्विसेज जिसके अंदर एपीआई कॉलिंग का काम हो रहा होता है, एपीआई का काम हो रहा होता है, तो वहां पे भी हम डीआई का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, एपीआई आपको पता है ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो कि तकरीबन हर एप्लीकेशन के अंदर यूज किया जाता है। उसके बाद ऑथेंटिकेशन सर्विसेज, मतलब जब हम लॉग इन करते हैं और वहां पे यूजर को ऑथेंटिकेट करते हैं, चेक करते हैं, तो वहां पे भी ये डीआई का कॉन्सेप्ट यूज होता है। फिर लॉगिंग, मतलब कोई डेटा हमें लॉग करना है, लॉग का मतलब उसकी जो डिटेल्स हैं उनको कैप्चर करके स्टोर करके रखना है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे डीआई यूज करते हैं। फिर इसी तरह स्टेट मैनेजमेंट, स्टेट मैनेजमेंट बहुत ज्यादा कॉमन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हमारे ये सर्वर साइड लैंग्वेजेस के अंदर, जहाँ पे एक यूजर लॉगिन होता है और फिर वो मल्टीपल पेजेस पे ट्रैवल करता है, डेटा सेंड करता है, उसकी जो स्टेट है वो मेंटेन रहती है। ठीक है, वहां पे भी डीआई का कॉन्सेप्ट यूज होता है। फिर इसी तरह कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स, एप्लीकेशन के अंदर जो हम सेटिंग्स करते हैं, डिफरेंट टाइप की कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं, जिस तरह कनेक्शन स्ट्रिंग की एक कॉन्फ़िगरेशन होती है, इस तरह बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, तो वहां पे भी डीआई का कॉन्सेप्ट यूज होता है। मतलब सिर्फ यही नहीं है, और भी बहुत सारी जगहों पे हम डीआई का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो अब अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, लेकिन वाइंड अप करने से पहले डीआई का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, जिसके अंदर देखो इसकी एक समरी है जो कि अभी तक हमने डिस्कस किया। देखो क्या कह रहा है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन इन blazor.net 8 इज अ डिजाइन पैटर्न where services or dependencies required by components are automatically provided by the framework through a built-in service container instead of being manually created। मतलब यहाँ पे यही बात कर रहा है कि .NET Blazor के अंदर डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या एक डिजाइन पैटर्न है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सर्विसेज क्रिएट करते हैं। तो देखो उन्हीं सर्विसेज को यहाँ पे डिपेंडेंसीज कहा जाता है। क्यों डिपेंडेंसीज कहा जाता है, क्योंकि वही डिपेंडेंसीज, वही सर्विसेज हमारे जो ब्लेजर कंपोनेंट्स होते हैं वो यूज करते हैं। अगर वो उसको यूज नहीं करेंगे तो उनका जो काम है वो अधूरा रह जाता है। ठीक है, मतलब टास्क उनका कंप्लीट नहीं होता, मतलब टास्क उनका इन्हीं सर्विसेज, इन्हीं डिपेंडेंसीज की मदद से ही कंप्लीट हो पाता है। तो ये जो ब्लेजर का फ्रेमवर्क है, ये हमें वो जो डिपेंडेंसीज है, सर्विसेज हैं, वो ऑटोमेटिक प्रोवाइड करता है। कैसे प्रोवाइड करता है, थ्रू अ बिल्ट इन सर्विस कंटेनर, जिसके अंदर हमने रजिस्टर किया था अपना सर्विस, उसी की यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक है, जस्ट एक जगह पे आपने रजिस्टर कर लिया ताकि आपको बार बार मैनुअली वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्रिएट करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था हमारे पास डिपेंडेंसी इंजेक्शन इन ब्लेजर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं इसकी एक और रियल लाइफ एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये कॉन्सेप्ट क्यों ज्यादा इतना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर हो गया है वाइंड अप। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।